हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल द नॉलेज ऑफ में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 16 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी एग्ज़ाम में पूछे गए सभी जीके और जीएस के प्रश्नों का एनालिसिस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी तक आसानी से और सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था कि पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो इसका सही आंसर है सीवी आनंद बोस। ये वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। और वहाँ की मुख्यमंत्री कौन है, तो ममता बनर्जी है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में हुआ है। तो इसका सही आंसर है वेस्ट इंडीज़ में हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जलियांवाला बाग किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर है पंजाब, अमृतसर में यह कांड हुआ था। जलियांवाला बाग जो है वह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसमें हुआ था कि जनरल डायर के आदेश पर वहाँ के जो सैनिक थे उन्होंने उस टाइम जो प्रदर्शन कर रहे थे, जो रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, उन पर गोलियां चला दी, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे। और जिसकी तहकीकात करने के लिए अंग्रेज़ों द्वारा हंटर समिति का गठन किया गया था और भारतीयों द्वारा तहकीकात समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जो थे वह मदन मोहन मालवीय को बनाया गया था। और उस समय जो वायसराय था वह लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। और आप सभी को पता है कि जनरल डायर को मारने के लिए उधम सिंह जो था वह 13 मार्च 1940 को लंदन पहुंच गया था और उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। अगला भी प्रश्न है, गुलाबो सपेरा किस नृत्य से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है कालबेलिया नृत्य से। जो गुलाबो सपेरा है एक नर्तकी है, इन जिनको हम गुलाबो बाई के नाम से भी जानते हैं। एक कालबेलिया जाति की प्रसिद्ध डांसर है और यह जो कालबेलिया नृत्य है राजस्थान से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बुद्ध चरित पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर है अश्वघोष। जो अश्वघोष है वह बुद्ध चरित पुस्तक के लेखक हैं। और इसी के साथ साथ कुछ और पुस्तकों के नाम देख लेते हैं जो जैसे कि जो इनकी अन्य पुस्तकें हैं उनमें है सौंदरानंद काव्यम, गंडी स्रोत गाथा, सारीपुत्र प्रक्रम। और इसके अलावा जो ये अश्वघोष थे, ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। और इन्हें जो बुद्ध चरित्र लिखा है इसमें बुद्ध की जीवनी के बारे में बताया, यानी उनका एक तरह से बायोग्राफी इस किताब में उन्होंने लिखा है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब किया गया। तो योजना आयोग का नाम बदलकर 15 अगस्त 2014 को नीति आयोग कर दिया गया। जो योजना आयोग था उसको 13 अगस्त को समाप्त कर दिया गया, इसके स्थान पर नीति आयोग को लाया गया। योजना आयोग क्या थी इसके बारे में जान लेते हैं। तो योजना आयोग जो थी यह भारत में एक सरकार की एक संस्था थी जो पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करती थी, यानी जो हमारे लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करती थी। अगला प्रश्न है कि जीएसटी कब लागू हुआ। तो इसका सही आंसर है 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी का फुल फॉर्म समझ लेते हैं। तो गुड एंड सर्विस टैक्स होता है और ये जो आया था 101वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसको भारत में लागू किया गया था। और जीएसटी किस प्रकार का कर है यह भी पूछा जाता है, तो अप्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि फूलदेई महोत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो जो फूलदेई महोत्सव है वह उत्तराखंड से संबंधित है। और ये जो एक प्रकार का फसल उत्सव है और बसंत ऋतु में का स्वागत करने के लिए इसको मनाया जाता है। और यह चैत्र के पहले आता है, चैत के महीने के पहले ही आता है। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी उड़ीसा के द्वारा कौन सा फूड फेस्टिवल मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर था नुआखाई। ये जो नुआखाई फेस्टिवल है ये पश्चिमी उड़ीसा में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है किसके कमी के कारण हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। तो इसका सही आंसर था, ऑप्शन में मतलब क्या था ये तो नहीं पता है, लेकिन जो इसका सही आंसर होगा वह कैल्शियम और विटामिन डी, इन दोनों की कमी से कारण जो हड्डियाँ होती हैं वह कमज़ोर हो जाती हैं। और जो इनकी कमी से होने वाला रोग है उसको रिकेट्स बोलते हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। और
जो विटामिन डी है इसको एक अन्य नाम से एंटी रिकेट्स विटामिन और सनसाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है, और इसका रासायनिक नाम जो होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है। और जो रिकेट्स रोग होता है वो बच्चों में होता है, और बड़े में जो रोग होता है विटामिन डी की कमी से वो ऑस्टियोमलेशिया उसे कहते हैं। अगला प्रश्न था कि बांस ड्रिप सिंचाई किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर था मेघालय में। और मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड भी, मतलब मेघालय का जो राजधानी शिलांग है उसको पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा पड़ोसी देश कॉमनवेल्थ गेम में भाग नहीं लेता? तो इसका सही आंसर है चीन। जो चीन है वह कॉमनवेल्थ गेम में भाग नहीं लेता। कॉमनवेल्थ गेम को समझ लेते, कॉमनवेल्थ में जो ब्रिटेन के गुलाम रह चुके हैं वही देश इसमें भाग लेते हैं। इसमें कुल 56 देश हैं, और इसीलिए कभी कभी भारत भी इसमें भाग नहीं लेता है। अगला प्रश्न है कि नॉर्मन बोरलॉग किस देश के हैं? तो इसका सही आंसर है ये अमेरिका के हैं। और आप सभी को पता है कि विश्व स्तर पर जो हरित क्रांति के जनक है वह नॉर्मन बोरलॉग है ही है। और जो कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है वह इन्हीं के नाम पे दिया जाता है। और भारत में यह पुरस्कार पाने वाले सबसे पहले जो व्यक्ति थे वह एम.एस. स्वामीनाथन थे, जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और हरित क्रांति से जो भारत में मतलब हरित क्रांति का जिस सबसे ज़्यादा प्रभाव था वो पंजाब राज्य में पड़ा था, और जो इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला फसल था वो गेहूँ था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर था शतरंज से। तो जो विश्वनाथ आनंद है ये चेन्नई तमिलनाडु के रहने वाले हैं, और इन्हें भारत के मतलब ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने ये जो उपाधि थी इनको 1988 में दी गई थी, और अप्रैल 2007 में यह विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बने थे। अगला प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? इसका सही आंसर है भाग 4 और 51 का, अर्थात ये जो मौलिक कर्तव्य है। तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, और वर्तमान समय जो मौलिक कर्तव्य हैं वो 11 हैं। और ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। और जो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है ये हमने रसिया से ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है सिक्किम का लोक नृत्य क्या है? तो मैं आपको सिक्किम का लोक नृत्य, क्योंकि ऑप्शन तो नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से हैं। मारूनी नाच, संगनी, तमांग सेलो, गैनी, शब्दो और सिंघिमनी चाम, ये जो सभी हैं ये सिक्किम के लोक नृत्य हैं। और याकछाम, तासी शब्दों, ये भी सिक्किम के लोक नृत्य हैं। इसके अलावा जो ऑप्शन में रहा होगा, इन्हीं में से कोई ऑप्शन में रहा होगा तो आप उसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। ये चिल्का जो झील है ये उड़ीसा राज्य में स्थित और भारत के सबसे बड़े खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न है कि बंगाल का शोक नदी किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर था दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। इसके अलावा बात करें असम का शोक किसे कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। और साथ ही साथ असम का लाइफलाइन भी जीवनदायिनी नदी भी ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। मतलब जब ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आ जाता है तब ये शोक कहलाती है, और जब इसमें बाढ़ नहीं आता है तो यही लाइफलाइन नदी हो जाती है। अगला इसमें जैसे बिहार की बात करें तो बिहार का जो शोक नदी है वो कोसी है। म्यांमार की शोक नदी इरावदी है और इसकी लाइफलाइन नदी भी वही है। चीन की जो शोक नदी है वांगवो नदी है। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? तो जलकुंभी को कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है टेनिस। और एक इसमें और याद रखिएगा जो थॉमस कप है वो पुरुष से संबंधित है, और जो उबेर कप है वो महिला से संबंधित है। यानी जो पुरुष को दिया जाता है वह थॉमस कप है, जो उबेर महिलाओं को दिया जाता है वह उबेर कप दिया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो इसका सही आंसर है परमेश्वरन अय्यर। ये वर्तमान में नीति आयोग के
सीओ हैं। और बात करें नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर सुमन केवेरी हैं। और इसका जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होते हैं, अर्थात वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और जो इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे वह राजीव कुमार थे। अगला प्रश्न है, बोनालू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर है तेलंगाना में। अगला प्रश्न पूछा गया था कि महिला एशिया कप T20 की विजेता कौन सी टीम रही है, तो आप सभी को पता होगा कि भारतीय टीम ने महिला एशिया कप T20 कप जीता था। और बात करें पुरुष में, तो पुरुष में जो एशिया T20 कप का विजेता है वह श्रीलंका है। और भारतीय जो महिला टीम है वह श्रीलंका की महिला टीम को हराकर यह कप अपने नाम किया था। अगला प्रश्न है, 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर था राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। तो प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश किस शिष्य को दिया था, तो गौतम बुद्ध ने जो अपना अंतिम उपदेश दिया था वह सुभद को दिया था। अगला प्रश्न था कि किसका संबंध मोहिनीअट्टम से है, तो इसमें जो ऑप्शन था वो था भारती शिवाजी। इनका जो संबंध है वह मोहिनीअट्टम से है, यानी एक नर्तकी हैं जो मोहिनीअट्टम की नर्तकी हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी विषय पर, कानूनी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि वह उसकी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं रहता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था, तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात था वो 943 था, यानी प्रति 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो इसका सही आंसर है 15 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो मैंने भी बताया था इसका हरित क्रांति के जनक भारत में देखा जाए तो MS स्वामीनाथन है, और विश्व स्तर पर देखा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग हैं जो कि मैक्सिको के रहने वाले थे। अगला प्रश्न पूछा गया था केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है, तो इसका सही आंसर था गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि लोकसभा के अब तक कितने आम चुनाव हुए हैं, तो इसका सही आंसर है वह 17। अभी तक लोकसभा के कुल 17 आम चुनाव हुए हैं, और जो 18वीं लोकसभा का चुनाव होगा वह मई 2024 में होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है, तो इसका जो सही आंसर था वो था अनुच्छेद 213। और बात करें राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है, तो वह 123 के तहत जारी करता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अमृत मिशन योजना किससे संबंधित था, तो इसका सही आंसर था नियमित पानी की आपूर्ति से सही। और इस अमृत मिशन योजना की शुरुआत किसने की थी, तो वह थे नरेंद्र मोदी जिन्होंने इस योजना की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सामाजिक धार्मिक सुधार के लिए प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसका सही आंसर है आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी, तो 31 मार्च 1887 को की गई थी और मुंबई में की गई थी। इसके अलावा बात कर लें तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 20 अगस्त 1828 को की गई। आर्य समाज की जो स्थापना वह दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में बम्बई में की गई थी। और रामकृष्ण की स्थापना जो है वो स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी, और यह 1 मई 1897 ईस्वी में की गई थी। और इन्होंने जो रामकृष्ण की स्थापना की थी वो अपने गुरु परमहंस के स्मृति में की थी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि रेलवे में नैनो गेज की लंबाई कितनी होती है, तो इसका सही आंसर था 2 फीट 6 इंच। जो रेलवे में जो पटरियों के बीच की दूरी होती है वह 2 फीट 6 इंच की होती है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि COP27 का आयोजन किस देश में हुआ है,
तो इसका सही आंसर था मिस्र में हुआ है। मिस्र में शर्म अल शेख नामक स्थान पर हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा खेल बटरफ्लाई तकनीक का उपयोग करता है। तो इसका जो सही आंसर था वह था स्विमिंग। इसके अलावा जो अन्य मतलब अन्य टर्म है इसमें, तो जैसे फ्री स्टाइल है, ब्लैक स्ट्रोक है, ब्रेस्ट स्ट्रोक है, तो ये सभी जो है ये स्विमिंग से रिलेटेड है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि एल्युमिनियम प्रगलन किस प्रकार का उद्योग है। तो इसका जो सही आंसर है धातु कर्म उद्योग है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्लाज्मा मीडियम में क्लोरोप्लास्ट का कलर कैसा होता है। तो इसका आंसर था गहरा नीला। और ये तो हो गया कि प्लाज्मा मीडियम में क्लोरोप्लास्ट का कलर गहरा नीला होता है, और वैसे ही बात करें तो उसका जो कलर होता है वह हरा होता है। और इसके अलावा कुछ अन्य प्रश्न भी पूछे गए थे, जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार से प्रश्न पूछा गया था कि तो वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। तो ये था 16 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे गए जीके और जीएस के सभी प्रश्न। तो यदि वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों का शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।